नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य सनातन धर्मराज के महाविद्यालय ब्यावर। कल मैंने अपने पहले के वीडियो में यूरोप की स्थिति विस्तार के बारे में बताया था। आज हम यूरोप के उच्चावच के बारे में अध्ययन करेंगे। यूरोप का जो उच्चावच है, जो यूरोपीय महाद्वीप है, वो विविधताओं से युक्त है। इसके धरातल में एक और प्राचीन और नवीन पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं और दूसरी तरफ मध्यवर्ती क्षेत्र में मैदान देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पे पठार भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण यूरोप को 3 भागों में बांटा गया है: उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान और दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। तो यूरोप के हम इन तीनों उच्चावचों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला है यूरोप का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। यूरोप का जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, उसके अंदर अगर आप देखो तो यूरोप का जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, इसमें ज़्यादातर जो क्षेत्र है, ये उच्च भूमि का यूरोप का प्राचीन पर्वतीय प्रदेश है। ये ज़्यादातर जो आपके क्षेत्र है, ये जो शील्ड है, इसको कि इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र को आपके स्कैंडिनेविया कहा जाता है। इसमें नॉर्वे, स्वीडन और आपके स्कैंडिनेविया का जो क्षेत्र है, डेनमार्क का जो क्षेत्र है, उसको शामिल किया जाता है। तो ये जो संपूर्ण क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, ये वाला जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र को उत्तरी पश्चिमी उच्च पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। ये जो पर्वतीय भूमि है, ये यहाँ पर फिनलैंड से लेकर यहाँ पर आपके फिनलैंड से लेकर के ये आपके कोला प्रायद्वीप तक ये उत्तरी उच्च भूमि क्षेत्र फैला हुआ है। इस प्रायद्वीप का जो कोला प्रायद्वीप, ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये संपूर्ण 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को शामिल किया जाता है। इसका जो दक्षिणी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्र है, ये जो आपको पीक दिखाई दे रही है, ये है गिल्ट्रेटिंग जो पीक है वो, और गॉल्फ पर्वत। तो ये दोनों जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं। मध्य में यहाँ जो आपके ये जो आपके दिखाई दे रही है, ये श्रृंखला क्योलिन पर्वतीय श्रृंखला है, जो सुदूर आपके फैली हुई है। सुदूर यहाँ दक्षिण तक इसको देखने को मिलती है। उत्तर की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ पर ये उत्तर की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, वहाँ पर आपके इस उत्तरी क्षेत्र के अंदर ये आपके जो तटवर्तीय भूभाग है, वो आपके तटवर्तीय भूभाग में गहरी गहरी घाटियां हैं। प्राचीन समय में यहाँ पर हिमानी या हिम नदियाँ प्रवाहित होती थी। तो हिम नदियाँ जब प्रवाहित होती थी, तो हिम नदी जब प्रवाहित होती है तो यू आकार की घाटी का निर्माण करती है। जब इसको वर्टिकली देखा जाता है तो ये यू आकार की घाटी होती है। इसमें नीचे का भाग चौरस और ऊपर का भाग जो होता है वो खड़े ढाल वाला होता है, तो अंग्रेजी के यू अक्षर में हमको दिखाई देता है। तो इस प्रकार की गहरी गहरी यू आकार की घाटियों का निर्माण किया गया हिमानियों के द्वारा। और ये जो हिमानियाँ हैं, तो हिमानियों का ये जो भाग है वो समुद्र में प्रवेश कर गया है, जिसको कि फियोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये जलमग्न घाटियाँ हैं, प्राचीन काल की फियोर्ड की घाटियाँ हैं। देखने में आपको इस तरह से दिखाई देती हैं। मैंने आपको बताया है कि ये जो खड़े ढाल हैं, तो ये इस प्रकार से यू आकार की घाटियाँ हैं। इस यू आकार की घाटी के अंदर जो सागरीय भाग जल है वो प्रवेश कर गया है, और जिसके कारण हमें इसका तली नहीं दिखाई दे रही है। ये जो तलीय क्षेत्र है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, केवल इसके जो खड़े हुए ढाल हैं आपके, वो हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आपके ये जो क्षेत्र है, इसको फियोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये इसका इस तरह से खड़े हुए ढाल और इसके सागरीय भाग प्रवेश, तो ये संपूर्ण आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपके क्षेत्र है, ये काफ़ी कटा फटा है।
ये संपूर्ण जो क्षेत्र है यहाँ पर कई फियोर्ड्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्राचीन क्षेत्र में यहाँ पर हिमनद थे और हिमनद की ये जो घाटियाँ थी, इन घाटियाँ में समुद्रीय भाग जो जल है वो प्रवेश कर गया है और ये फियोर्ड के आकार में हमको दिखाई देती है युवाकर की घाटियाँ। इसके बाद में जो आपके आता है वो है आपके जो क्षेत्र है उसको प्रमुखता से आपके ब्रिटेन व अन्य समीपस्थ द्वीपों के पर्वत, जो ब्रिटेन के जो द्वीप हैं, ये आपका जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है आपके, इसको ब्रिटेन, ये है ब्रिटेन, ये है आयरलैंड और ये है स्कॉटलैंड। तो ये जो आपके क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र हैं, ये दक्षिणी पश्चिमी इंग्लैंड के जो ये क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जहाँ पर की अपेक्षाकृत पुरानी चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि ब्रिटेन तथा अन्य समीपस्थ द्वीपों के जो पर्वत है, इसके अंतर्गत ज़्यादातर ये जो क्षेत्र हैं ब्रिटिश आइलैंड वाला क्षेत्र है, मैंने जो आपको बताया। तो इसमें ये वाला जो क्षेत्र है वो स्कॉटलैंड है, ये आयरलैंड है और ये इंग्लैंड है। तो इन तीनों के मिश्रण से ये ब्रिटिश आपके क्षेत्र निर्मित हुआ है। यहाँ पर भी जो आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं आप देखो तो यहाँ पर आपके प्रमुख तरह से ग्रैम्पिन माउंटेन्स, आपके ये माउंटेन्स के नाम है, मैं आपको बताऊं तो ये स्कॉटलैंड में नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड्स है, फिर ये आपके ग्रैम्पियन माउंटेन्स है, इसके अलावा साउथर्न अपलैंड्स है, फिर पीनाइंस है, फिर ये क्रैम्बियन पर्वत है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये आपके प्राचीन पर्वतीय क्षेत्र हैं और पीनाइन और स्कॉटलैंड की ये जो उच्च भूमियाँ मैंने आपको बताई, ये प्राचीन रवेदार चट्टानों के प्रभाव से घिस कर नीचे हो गई हैं। और क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण रवेदार चट्टानें बनी हुई थी, यहाँ पर ये पर्वत हिम नद के प्रभाव से अपरदित हुए। यहाँ पर हिम नदियाँ थी, उनके काट छाट के कारण, समतल करने के कारण ये जो भूमि है वो घिस करके नीचे हो गई है। स्कॉटलैंड की पहाड़ियों की ऊंचाई लगभग 600 मीटर तक मिलती है। ये जो पहाड़ियों की ऊंचाई मैंने आपको ये स्कॉटलैंड वाला क्षेत्र बताया, इसमें 600 मीटर तक ऊंचाई देखने को मिलती है। अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप इस प्रदेश में अनेक भू आकृतियों की रचना हुई है। वेल्स पर्वत भी स्कॉटिश पर्वतों के भाग ही हैं। आपके जो वेल्स पर्वत हैं वो भी आपके स्कॉटिश जो आयल पर्वत है उसके भाग हैं, जो बहुत ऊंचे नीचे और कटे फटे हैं। तो इस प्रकार से ये आपके ब्रिटिश आइलैंड के अंदर आपके इस प्रकार से आपके प्राचीन या रवेदार पर्वत हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आता है आपके जो क्षेत्र है वो है यूरोप का मध्यवर्तीय मैदान। मध्यवर्ती जो मैदानी क्षेत्र है यूरोप का, ये पूरब से पश्चिम दिशा में आपके इस तरह से, ये जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया है और ये आपके ईस्टर्न प्लेन्स वाला एरिया है। तो ये पूरा क्षेत्र है, इसको हम मध्यवर्ती मैदान के अंदर कहते हैं। इसमें ये पश्चिम से पूरब की ओर फैले हुए हैं। इसका विस्तार यहाँ पर आपके रूस से लेकर के बाल्टिक प्रदेश, ये बाल्टिक प्रदेश रूस से लेकर के बाल्टिक प्रदेश, उत्तरी जर्मनी, दक्षिणी स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम, उत्तरी फ्रांस, दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड तक आपको ये जो इंग्लैंड का क्षेत्र है यहाँ तक देखने को ये आपके प्लेन्स मिलते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है रूसी प्लेटफॉर्म और प्रीफेट मार्ग का पूर्वी भाग, जो कि रूसी प्लेटफॉर्म कहलाता है। रूसी प्लेटफॉर्म में अगर आप देखो तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले ये वाला जो क्षेत्र है यूराल माउंटेन्स के इधर वाला क्षेत्र, इस संपूर्ण क्षेत्र को आपके इसको रूसी प्लेटफॉर्म का आपके ईस्टर्न पार्ट जो कहा गया है वो है। ये पूर्वी भाग रूसी प्लेटफॉर्म कहलाता है। ये चपटा और समतल है
इसका स्थलाकृतिक पठार जैसा है, इसका ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये है मैदान पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, इस मैदान की अपेक्षा ये अधिक ऊंचा है। इस मैदान पर कई नदियां प्रवाहित होती हैं। अगर आपको दिखाई दे तो ये वोल्गा नदी है और ये यूराल नदी है। ये वोल्गा नदी यहाँ से आपकी उत्पत्ति होकर के इस तरह से वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है और आपकी यूराल माउंटेन से यूराल नदी आपके कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है। तो यूराल और वोल्गा नदी तो आपके कैस्पियन सागर में गिरती है, जबकि इस क्षेत्र की डॉन नदी, ये जो डॉन नदी है, ये डॉन नदी आपके काला सागर में, ये है नीपर नदी और ये है नीस्टर नदी। तो ये नदियाँ आपके ब्लैक सी में या काला सागर में जाकर के गिरती हैं या सम्मिलित होती हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपके रूसी प्लेटफॉर्म जो मैंने बताया, इसका ये वाला जो क्षेत्र है वो उच्च क्षेत्र है। इसके इधर की नदियाँ इधर की तरफ और इधर की नदियाँ आपके उत्तरी दिशा की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो इस प्रकार से ये आपका रूसी प्लेटफॉर्म का ईस्टर्न पार्ट देखने को मिलता है। इस मैदान के पश्चिम में जो नॉर्दर्न प्लेन है, उसके अंदर हम ज़्यादातर इस नॉर्दर्न प्लेन में जो नदियाँ हैं, नदियों के जो निक्षेप हैं वो हिम नदियों के निक्षेप देखने को मिलते हैं तथा नदियों के जलोढ़क निक्षेप देखने को मिलते हैं। पश्चिम में इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम की तरफ, यहाँ पश्चिम में इसका ढाल उत्तर पश्चिम की तरफ है तथा इधर पूरब की तरफ इसका ढाल उत्तर की तरफ है। यहाँ पर आपके जो पूरब की तरफ जो नदियाँ देखने को मिलती हैं वो हैं प्रमुखतः से आप देखो तो ये आपके जो नदियाँ हैं वो है इसमें राइन नदी, एल्ब नदी और ऑर्डर नदी। राइन, एल्ब तथा ऑर्डर नदी, ये आपके राइन एल्ब नदी प्रमुख है। राइन तथा आपके एल्ब नदी इसमें प्रमुख है। तो ये नदियाँ आपकी उत्तर पश्चिमी दिशा में जाकर के आपके यहाँ पर नॉर्दर्न सी जो है उत्तरी सागर में जाकर के ये गिरती हैं, राइन और एल्ब नदी। पूर्वी भाग में इसका ढाल उत्तर की ओर है। यहाँ पर है आपके ये ऑर्डर नदी और ये है विस्चुला नदी। ये नदियाँ बाल्टिक सागर में जाकर के सम्मिलित होती हैं, बाल्टिक सी में जाकर के गिरती हैं। तो इस प्रकार से इंग्लैंड का ये जो दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग है वो भी इस प्रदेश में, यहाँ का आपका इंग्लैंड का ये जो क्षेत्र है वो भी इसमें आता है और यहाँ पर ये प्रवाहित होने वाली टेम्स नदी को इसी में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके ये जो आपके यूरोप का जो क्षेत्र था इसको दो भागों में, मध्यवर्ती क्षेत्र था, इसको दो भागों में बांटा गया, ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन्स और नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन, जिसको कि यूरोप के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र का नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश के बारे में